आइडियोलॉजी में आज अंतिम पड़ाव पे हम लोग अब आ गए हैं, है ना। तो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने इससे पहले देखा कि स्वप्नदर्शी मार्क्सवाद, फिर ओरिजिनल मार्क्सिज्म, फिर अभी हम लोगों ने ये देखा कि, है ना, नव मार्क्सवाद में क्या क्या परिप्रेक्ष्य है और 1960s में 60 के दशक में ऐसी चीज़ें जो रही हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, किस तरीके से दुनिया में उसका प्रभाव है। ठीक है, अब दो और परिप्रेक्ष्य हमें देखना है। ठीक है, अब इसके आगे मतलब कार्ल मार्क्स के इसमें एक तो ईस्टर्न मार्क्सिज्म है ना, पूर्वी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, और भारत जैसे, है ना, विकासशील देश जो हैं मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य कैसा है। जैसे ही हम ईस्टर्न मार्क्सिज्म कहते हैं ना, तो तुरंत क्या हो जाता है, यूएसएसआर, युगोस्लाविया, ऐसे पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऐसे जो थोड़े से सोशलिस्ट नेचर के हो गए थे इस टाइम में हो गए थे। तो ऑलमोस्ट, है ना, यूएसएसआर, है ना, युगोस्लाविया, ऐसे देश, ईस्टर्न यूरोपियन, इनके कॉन्टेक्स्ट में हमें बातें करनी है। और ये बिल्कुल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि आज का जो भारत है उसमें क्या क्या चीज़ें रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ थ्योरिस्ट जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलोवान डिलास, ओटासिक, रुडोल्फ बेहरो। ठीक है, इन लोगों ने युगोस्लावियन ब्यूरोक्रेसी, युगोस्लावियन मॉडल का स्टडी किया है। ठीक है, ये यूएसएसआर का मिलोवान डिलास जो है, उधर की जो सिस्टम थी उसका अध्ययन इन लोगों ने किया है, राइट। और यहाँ पे कुछ साउथ एशियन थ्योरिस्ट हमें मिल जाएंगे, जैसे एंड्रे गुंडर फ्रैंक, नीरजा गोपाल, जयाल, समीर अमीन। ठीक है, ऐसे सब आइडियाज इनके हैं। तो साउथ एशियन लोग हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बात कहते हैं। ठीक है, और इसको ना, जैसे हम लोग एथिक्स में जो आप पढ़ते हो उसमें एक चैप्टर है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन में, है ना, नैतिकता के मुद्दे। तो हम जो पैसे ले रहे हैं ना पश्चिमी देशों से, वो हम कहीं ना कहीं गुलाम होते चले जा रहे हैं, ऐसी बात इसमें, जैसे गुड गवर्नेंस के नाम पर, है ना, या बाहर से फंडिंग जो होती है उसके नाम पर हम कहीं ना कहीं बाहर के देशों के गुलाम हो रहे हैं, पश्चिमी देशों के। तो ये मार्क्सवादी, इसमें भी आर्थिक बात है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य ये भी हो गया, है ना, कि कैपिटलिज्म का शिकार हो जाओगे धीरे धीरे। इसको ना परतंत्रता सिद्धांत भी कहते हैं, परतंत्रता, डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है, इसको पपेट मास्टर थ्योरी भी कहते हैं, इसको मेट्रोपॉलिटन पेरिफेरल एनालिसिस थ्योरी भी कहते हैं, कई नाम से जानते हैं, बट ये सबसे फेमस मतलब है डिपेंडेंसी थ्योरी, है ना। और इसमें क्या डिपेंडेंसी है कि विकसित राष्ट्र जो है वो अपने पर डिपेंडेंट बनाते चले जा रहे हैं विकासशील देशों को, और कहीं ना कहीं आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, या इसको हम नव उपनिवेशवाद की तरफ भी देखते हैं, है ना, न्यू कॉलोनियल प्रैक्टिसेस। एक तो कॉलोनियल प्रैक्टिसेस थे कि पूंजीवादी देश सीधे उपनिवेशी बना लिए,
शासन व्यवस्था पे हमारे आ गए। अभी वो डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन पैसे दे के हमारी नौकरशाही पे, हमारे चीज़ों पर वो आते चले जा रहे हैं। तो ये काफ़ी रेलेवेंट है ना, ये अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एथिक्स में भी, है ना, जीएस पेपर 4 में भी ये परिप्रेक्ष्य आएगा। आपका चूँकि सब्जेक्ट ही है तो आप पे कभी भी हो सकता है। जैसे अभी क्वेश्चन हल्के हल्के आ रहे हैं पॉल साइंस में, तो क्या हमेशा ऐसे ही रहेंगे? अब इसमें संख्या बढ़ गई है, बच्चों की बढ़ रही है, तो जब भी कोई विषय में आकर्षण बढ़ता है तो यूपीएससी क्या करती है? कुछ करती है। तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। और यूपीएससी जो करेगी उसका अंदाज क्या है? उसको रेलेवेंट बनाएगी आज का। और लोग जो आलस में पढ़ के जा रहे हैं या जो भी है अनभिज्ञता में, वो ट्रेडिशनल चीज़ पढ़ के जाएंगे। ओरिजिनल मार्क्सिज्म, वही वर्ग संघर्ष, वही माथा पीट के जाएंगे, होगा ये। ठीक है, विकासशील देशों में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का प्रभाव अगर डाल दिया, या आज डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहता है, उससे क्या समझते हैं, ऐसी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ दिया जाए, आईआर से जोड़ दिया जाए कि किस तरीके से हम आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य क्या हैं, विचारक क्या कहते हैं, ये सभी तो मुश्किल थोड़ी बढ़ जाती है। तो हमें इन चीज़ों पे विशेष ध्यान, पुरानी चीज़ों पे भी ध्यान, ले काम का, ज़्यादा नहीं, एकेडमिक तरीके से नहीं पढ़ना जैसे कि हम कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। ये हमारा परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए साहब, इसमें क्या है, इसमें मूल भावना ये रही, यहाँ जो लक्ष्य बनाया गया लेनिन के द्वारा, स्टालिन के द्वारा, थोड़ा अप्रोच दोनों के अलग थे लेनिनिज्म स्टालिनिज्म में। अब वो उतना ये सब चूँकि पढ़ना है नहीं, लेकिन ओवरऑल उसको जानना है। जो टारगेट फिक्स किया गया, वो टारगेट ये था, इसमें जो लक्ष्य इसका बना वो ये कि कृषकीय समाज को, कृषकीय समाज को औद्योगिक समाज, औद्योगिक समाज में तब्दील करना। ठीक है, ये टारगेट हुआ। इस टारगेट में दोनों ने, लेनिन स्टालिन ने अपना काम किया। ठीक है, दोनों अपने अपने तरीके से करते हैं। इन्होंने लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की बात की है लेनिन ने, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। अगर लेनिन के कॉन्सेप्ट को ब्रीफ में देखेंगे तो डेमोक्रेटिक है लेकिन सेंट्रलाइजेशन है, जबरन एकीकरण की बात किया। तो क्या क्या विषय इसमें उठाया गया है, इन बातों पे हमें विशेष ध्यान देना है। अब जैसे देखिएगा कि यूएसएसआर में यूराल्स के पश्चिम में सारे उद्योग थे। उद्योग कहाँ पे स्थापित होना चाहिए? भूगोल में टेलर का एक सिद्धांत है, इंडस्ट्रियल यूनिट वहाँ हो जो कच्चे माल से नज़दीक हो, मार्केट से नज़दीक हो, ताकि परिवहन लागत कम आए। ठीक है, तो वो कहाँ था? पश्चिम में। जबरन इन लोगों ने उखाड़ करके यूराल्स के पूर्वी क्षेत्रों में, सुदूर पूर्वी क्षेत्रों में उसको स्थापित किया उद्योगों को। क्यों? क्योंकि दूर दराज किसानों का जमीन चला जाएगा, उससे उनको बेनिफिट होगा, वहाँ पे रोजगार मिलेगा। सेम चीज़ को नेहरू जी हमारे यहाँ किए, जैसे दुर्ग में जाके स्टील का प्लांट लगाया, ट्राइबल एरिया में दूर दूर हट के सुदूर पिछड़े क्षेत्रों में, सेम पॉइंट का नकल है। तो समाजवादी वामपंथी जो सोच है ऐसा कि गरीब आदमी को इससे लाभ हो, हम वहाँ तक पहुँचे, ट्रिकल डाउन थ्योरी, लेकिन ये चल नहीं पाया, ये अलग बात है। बैकवास इफेक्ट हो गया, ट्रिकल डाउन थ्योरी सफल नहीं हो पाई। लेकिन इसके जो तरीके थे ना कहीं थोड़े से ऑथोरिटेटिव हो गए। जबरन इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी में तब्दील किया गया, केंद्रीकरण पर बहुत बल दिया गया, केंद्रीकृत नियोजन पर बहुत बल दिया गया, सोशल इंजीनियरिंग पर बल दिया गया। वो थोड़ा अच्छा था कि उद्योगों में जो इंजीनियर हैं या जो कामगार काम करते हैं उनके सोशल एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान दिया गया, वो थोड़ा ठीक था। जैसे इसमें स्टेट कैसा होगा, स्टेट क्या है, एम्प्लॉई के वेलफेयर के लिए या कर्मचारियों के, कामगारों के हित के लिए कानून बहुत बनाएगा, लेबर लॉज बहुत बनेंगे। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, न्यूनतम मजदूरी का कानून, दुकान एवं प्रतिष्ठान का कानून, ये सब कानून खूब बनेगा। लेबर एंड सोशल वेलफेयर के एक्ट बहुत इसमें बने।
ये सब चीज़ें तो थोड़ी ठीक हुई, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेट का बहुत ही एग्रेशन हुआ। ये एग्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जाके बहुत ही ज़्यादा ऑथोरिटेटिव प्रैक्टिसेस होने लगे। नौकरशाही और जो पॉलिटिकल पार्टी थी, मार्क्सवादी पार्टी, दोनों एक ही हो गई, दोनों का म्यूचुअल ट्रांसफर होना शुरू हो गया। इससे क्या है, लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोगों के स्वभाव से मैच नहीं करता है ना, जबरन समानता मैच नहीं करता है। अब अगर भारत में ही सब किसान का जमीन ले लिया जाए, है ना, भारत में जमीन नहीं लिया किसान का, खेत किसान के हाथ में रहा, प्राइवेट हाथों में रहा, उसको संकेत दिया सरकार ने, जैसे सस्ते बीज दिया, हमने ट्रैक्टर दे दिया सब्सिडाइज रेट पे, मुर्रा भैंस दे दिया, पशुपालन करो, ये करो, तो उसको थोड़ा सा मोटिवेशन रहा आगे बढ़ने का। सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे और सब कुछ नौकरशाही ही करेगी या राज्य ही सब कुछ करेगा, तो लोग में मोटिवेशन नहीं है ना काम करने का, क्यों मिल ही जाएगा। और भारत में तो ऐसे भी ऐसे लोग सो जाएंगे, यहाँ पे लगेंगे भजन करने, अब क्या सब ठीक है, यहाँ तो तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो वो स्वभाव से मैच नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक समय तक गरीब का, सर्वहारा का बेनिफिट होता है। जब भी आप शुरू में ऐसा काम करते हैं ना, तो बड़ा आनंददायक रहता है। जैसे नोटबंदी जब लागू हुआ था, कितना मजा आ रहा था लोगों को। मैं जहाँ जहाँ ट्रेवल किया, हमने कैब ड्राइवर से पूछा कैसा लग रहा है, तो कहा कि सर पूछिए मत, आत्मा शांत हो गई, मजा आ गया। हमारा मालिक भी ना हम ही से 2000 रुपया लिया। ये जो सेटिस्फैक्शन है। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ फायदा हुआ? तो अब यही होता है। तो इनिशियली ये सब चीज ना बड़ा अट्रैक्ट करता है, और वही अट्रैक्शन में हमारे जैसे विकासशील देश भी इसके प्रभाव में बहुत आए थे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लिखिए। तो पूर्वी मार्क्सवाद एक दे दीजिए, पूर्वी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, इसमें डैश देकर लिखिए। कार्ल मार्क्स के क्रांतिकारी विचारों क्रांतिकारी विचारों क्रांतिकारी विचारों से इतर क्रांतिकारी विचारों से इतर कई प्रकार की विचारधारा, कई प्रकार की विचारधारा आइडियोलॉजी से संबंधित अन्य शाखाएं विकसित हुई हैं जिसमें पूर्वी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य भी शामिल है। पूर्वी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य भी शामिल है। ठीक है, इसमें इस परिप्रेक्ष्य में ऐसा लिखे, इस परिप्रेक्ष्य में मिलोवान डिलास, रुडोल्फ बेहरो और ओटासिक जैसे विचारकों ने सोवियत संघ व पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों के केस अध्ययन के आधार पर अपने मार्क्सवादी
विचारों को प्रस्तुत किया है, विचारों को प्रस्तुत किया है। इसमें लेनिन और स्टालिन के प्रयास भी, इसमें लेनिन और स्टालिन के प्रयास भी देखने को मिलते हैं। इस परिप्रेक्ष्य को इस परिप्रेक्ष्य को इस परिप्रेक्ष्य को इस परिप्रेक्ष्य को सम्मिलित रूप से निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर, निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। समझा जा सकता है। समझा जा सकता है, इसको पॉइंट्स में लिखिएगा। इसमें कृषकीय समाज को औद्योगिक समाज, कृषकीय समाज को औद्योगिक समाज में तब्दील करने को लक्ष्य बनाया गया है, लक्ष्य बनाया गया। देखिए भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मार्क्स वाला तो मिला नहीं, यूटोपियन हो गया, है ना। जैसे एक रास्ते पे चल पड़े, जो क्रम है अगर वैसे चलें, है ना, द्वंदात्मक भौतिकवाद से बढ़ते हुए अगर आगे बढ़ें, तो वर्ग संघर्ष और मतलब प्रयास करें, तो कार्ल मार्क्स कहता है कि एक समय तक रुके रहना चाहिए। प्रोलेटेरियत का अधिनायकवाद स्टालिन ने कर लिया, कब तक करें? लोग मानने को तैयार रहेंगे तब ना, लोग ही विद्रोह कर देंगे। ग्लासनोस और प्रेस्टोरिका, है ना, लोग सुधार चाहते थे, लोग प्रतिस्पर्धा चाहते थे। मनुष्य का स्वभाव क्या है? जबरन समानता ले आओगे तो गुस्सा करेगा, भेदभाव चाहिए उसको। वो अपने आप को खुश कब मानता है? देखो हम उससे अच्छा कपड़ा पहने, उससे अच्छा ब्रांड है। आप लोग आईएएस बनोगे तो पीसीएस को देख के बड़ा आत्मा को शांति मिलेगा कि देखो ये पीसीएस है ना, डीएसपी है। तुम कैसे आ गए हमारे क्लब में? 4-5 आईएएस सबसे डायरेक्ट जहाँ बैठे रहेंगे, पीसीएस वालों को फटकने भी नहीं देते हैं। तो वो अपना एक बना रखे हैं, अपना एक अप्रोच है। तभी तो है ना कि भाई सुपर इलीट्स क्लास है, क्लास कंससनेस है। तो कहाँ खत्म होगा? इसको जबरन बराबरी में करोगे, सब एक ही जगह, सबको लाइफ बॉय साबुन मिलेगा, सबको नवरत्न तेल, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, सबको 3 किलो अनाज मिलेगा एक दिन में, यही खाना है, यही चॉकलेट है, यही है, तो सबको मिल ही रहा है, गरीब अमीर। तो कितना मजा आएगा? क्यों कोई पढ़ेगा? क्यों कोई एफर्ट्स लेगा? तो कब तक ये रखें? और तब जाके कोई स्टेटलेस और क्लासलेस व्यवस्था आती। वो आई नहीं, वो आई नहीं, तो कम से कम चलो जी कृषकीय समाज औद्योगिक समाज में ही तब्दील हो जाए। तो ये एक हमने लक्ष्य इस तरीके से इसमें किया है। क्योंकि इसी में ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि मूलभूत मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में वर्णित लक्ष्य अर्थात साम्यवाद यूटोपियन हो जाता है, यूटोपियन हो जाता है। यूटोपियन हो जाता है, ठीक है। दूसरा, इस
परिप्रेक्ष्य में, इस परिप्रेक्ष्य में केंद्रीकृत नियोजन पर अत्यधिक बल दिया गया। केंद्रीकृत नियोजन पर अत्यधिक बल दिया गया। अब थोड़ा सा समझना है भाई, यूएसएसआर में एक बना प्लान कमिसेरिएट, उसी का नकल हमारे यहाँ पंडित नेहरू जी ने किया। क्या नाम है? 15 मार्च 1950 को स्थापित किया नियोजन आयोग, है ना। अब उसको हमने जो बनाया वो यूएसएसआर का नकल किया, और फ्रांस में एक नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल है ना, उससे थोड़ा सा कुछ चीज, दोनों का खिचड़ी बनाया है। प्लान कमिसेरिएट का ज्यादा और सेम नेचर का संगठन में ऐसे ही वो काम करता था। अब देखिए कि सेंट्रलाइज प्लानिंग कैसे मार्क्सवादी नेचर की है। अब जैसे मान लो कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यहां से काम करें तो ये यहां से कुछ गिराएं अगर, तो यहां तक जाएगा और यहां तक जाएगा, मतलब सर्वहारा प्रोलेटेरियत, लास्ट कॉमन मैन, लास्ट कॉमन वीमेन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचेगा। ट्रिकल डाउन थ्योरी, सब कुछ दिल्ली करेगा। अब शुरू के याद कीजिए हमारी व्यवस्थाएं, जब हमने नियोजन आयोग बनाया, हम क्या किए, एक एक सेगमेंट पे ध्यान दिए, रोलिंग प्लान अपनाए, और जैसे एग्रीकल्चर, तो अब उस पर ध्यान दे के हम यहाँ से गिराएंगे, मतलब यहाँ से पैसा देंगे तो किसान तक पहुँचेगा। ये अलग बात है कि बीच में ब्यूरोक्रेसी लूट लेती थी, या ठेकेदार लूट लिया, बीच में पहुँचा नहीं, ये अलग बात है, गड़बड़ी थी। ट्रिकल डाउन थ्योरी लेकिन ये सीखे थे वहीं से, ठीक है, कुछ भी होगा यहाँ से। अब जैसे गांव में कोई प्राइमरी स्कूल है, पैसा जाएगा, अनाज जाएगा कहाँ से? दिल्ली से। यहाँ से अनाज गिराया जाएगा। बच्चों को दोपहर का जैसा भोजन का कार्यक्रम अभी चलता है ना, पहले कच्चा अनाज बंटता था, चना बंटता था, मूंगफली बंटता था, है ना। 1950-60 की जो नौकरशाही थी वो एक तरह से सेलर थी, सामान बेचने वाली थी। जैसे जिला शिक्षा पदाधिकारी, स्कूल इंस्पेक्टर, हेडमास्टर, काम क्या है? शिक्षा का काम देखना, करेगा क्या? अनाज बांटने का, बच्चों को अनाज दो। और कहाँ से आ रहा है? दिल्ली सरकार से, भारत सरकार ने भेजा है, ठीक है। स्लेट दो, लालटेन बांटा जाता था। प्राचीन काल में वीसीआर होता था, अब तो आपके जमाने में आप देखे नहीं होंगे, रील वाला, कैसेट वाला, तो वो मतलब दिया जाता था स्कूल में कि इनको दिखाया जाएगा। सब कुछ यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, लेकिन ये चला नहीं, ये फ्लॉप हो गया, ये अलग बात है। उसमें नौकरशाही, भ्रष्टाचार, ये सब बहुत सारे इसके रीजन हैं। लेकिन सेंट्रलाइज प्लानिंग होने से क्या है, एक साथ हर जगह हो जाता है, तो एक साथ कृषकीय समाज औद्योगिक समाज में तब्दील हो जा सकता है। डिसेंट्रलाइज अगर करोगे तो कोई होगा, कोई नहीं होगा, उसमें फिर गरीब आदमी छूट जा सकता है। इसलिए केंद्रीकृत नियोजन की बात की जाती है। ये अपने आप में डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण है। केंद्रीकरण पे बल तो दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा क्या है? लोकतांत्रिक है, गरीब आदमी को लाभ हो जाए। लेकिन हुआ नहीं, वहां पे भी नहीं हो पाया। वहां पे भी नौकरशाही ने बड़ा दमन किया, राज्य ने बड़ा दमन किया आम लोगों का, प्राइवेट प्रॉपर्टी ले लिया, बहुत ही गड़बड़ यहाँ से हुआ है। तो उसकी आलोचना ही इन लोगों ने की है बाद में कि बहुत अच्छा नहीं था फाइनली, लेकिन परिप्रेक्ष्य यही था। इन अर्थों में वो सर्वहारा के हित की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डालिए। संसाधनों के केंद्रीकृत, संसाधनों के केंद्रीकृत तरीके से विश्लेषण और दोहन की पद्धति को तय करते हुए सर्वहारा के हितों को, सर्वहारा के हितों को, सर्वहारा के हितों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। पूर्वी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में, पूर्वी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में
मार्क्सवादी ऑब्लिक साम्यवादी दल और नौकरशाही नौकरशाही के बीच कोई अंतर नहीं माना गया। अंतर नहीं माना गया क्योंकि दोनों का लक्ष्य कृषकीय समाज को औद्योगिक समाज में तब्दील करना रहा है। कृषकीय समाज को औद्योगिक समाज में तब्दील करना रहा है। ठीक है। देखिए साहब, यूएसएसआर में क्या होता था, जैसे ये मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी का हायरार्की है और ये ब्यूरोक्रेसी का है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके जो पोलित ब्यूरो का जो चेयरमैन होता था ना, वही सिविल सेवा का भी अध्यक्ष हो जाता था। यानी ये दोनों में फ्यूजन था। अब ऐसा समझ लीजिए कि अगर भारत में भारतीय जनता पार्टी से किसी को डीएम बना दिया जाए और डीएम को भारतीय जनता पार्टी में ले लिया जाए, तब जाकर के ये ऐसी स्थिति हो गई। पोलित ब्यूरो का चेयरपर्सन इज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द सिविल सर्विस। कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो सिविल सेवा का अध्यक्ष होता है। जब दोनों एक ही आदमी हो जाए तब ऐसा होगा, क्योंकि अलग ब्यूरोक्रेसी होने का कोई मतलब ही नहीं है। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, है ना। और वो कमिटमेंट किस बात के लिए? पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, सर्वहारा के हितों के लिए काम करना है। तो ये भी एक तरह से क्या है, जबरन काम किया गया है, लेकिन ये भी क्या है, लोकतांत्रिक हित के लिए है। तो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का अपने आप में ये एग्जाम्पल है। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसी ही चीजें यहाँ पे थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट। पूर्वी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में अभियांत्रिकी पर अत्यधिक बल दिया गया और उसके साथ सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक अभियांत्रिकी पर भी बल दिया गया। अर्थात मुख्य धारा में पिछड़ों सर्वहारा को लाने के लिए औद्योगिक इकाइयों में उन पर होने वाले अन्याय, औद्योगिक इकाइयों में उन पर होने वाले अन्याय को रोकने के लिए, अन्याय को रोकने के लिए सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण, सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण के कानून को पारित किया गया, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, मातृत्व सहायता,
न्यूनतम मजदूरी, मातृत्व सहायता इत्यादि प्रमुख है, इत्यादि प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट। पूर्वी मार्क्सवाद में राज्य अत्यधिक सक्रिय होता है, अर्थव्यवस्था के नए नए क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था के नए नए क्षेत्रों में उसका अत्यधिक हस्तक्षेप, उसका अत्यधिक हस्तक्षेप देखने को मिलता है। अत्यधिक हस्तक्षेप देखने को मिलता है। हस्तक्षेप देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, यह धीरे धीरे अति राज्यवाद का रूप ले लेता, ओवर स्टेटिज्म, अति राज्यवाद का रूप ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें नौकरशाही की भूमिका, निजी संपत्ति को लोक संपत्ति में, इसमें नौकरशाही की भूमिका निजी संपत्ति को लोक संपत्ति में तब्दील करने वाले साधन के रूप में देखने को मिलती है। साधन के रूप में देखने को मिलती है, जिसका लक्ष्य सर्वहारा को एक बारगी समानता लाना है। सर्वहारा के लिए एक बारगी, मतलब एट वन गो, सर्वहारा के लिए एक बारगी समानता लाना है। और चूंकि राज्य सर्वहारा के हितों के प्रति समर्पित है, अतः ऐसा एक प्रकार से सर्वहारा का अधिनायकवाद है। एक प्रकार से सर्वहारा का अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट, अधिनायकवाद है, जो साम्यवाद के ठीक पहले का चरण, है।
ठीक है, बट पहुंच नहीं पाया कोई, ना चाइना पहुंचा, ना यूएसएसआर, ना युगोस्लाविया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ये सब कंफ्यूज हो गए और फिर से कैपिटलिस्ट हो गए। अब वो अपने आप को वो दाग धोते रहते हैं। अगर आप किसी से चैटिंग करेंगे, पुलिस किसी व्यक्ति से, और बोलेंगे कि तुम भी कभी सोशलिस्ट नेचर के थे, तो गुस्सा आ जाएगा। कभी भी मत बोलना, है ना। घूमने जाना तो याद मत दिलाना वहाँ के लोगों को, वो बड़े गुस्से में रहते हैं कि हम कंफ्यूज हो गए थे थोड़े टाइम में। ठीक है, तो जितने एक लाइन से देश है ना, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब जो है ब्लैक सी के बगल में, ये सभी थोड़ा सोशलिस्ट माइंडसेट इनका आ गया था। सब क्या है, ईस्टर्न मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी है उस पे वो आ गए थे एक टाइम में, अब सभी छोड़ दिए। ठीक है, ऐसी हवाएं कभी कभी साउथ अमेरिका में बही थी, अभी भी वहाँ पे ह्यूगो चावेज ये सब के वजह से वो भी होती हैं। सोशलिस्ट माइंडसेट अर्बन एरिया में है। शहर में देखो, गरीब का बात करो, दुकान चल जाएगा, चुनाव जीत जाओगे। वहां पे झुग्गी झोपड़ी है ना, खोमचे वाले, ठेले वाले, पानी बिजली फ्री फ्री फ्री, तो मुख्यमंत्री बनना आसान है। ऐसे दूसरी जगह पे जाके बोलोगे मुश्किल है, दूसरी जगह में नहीं चलेगा, यूपी में ये सब नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चल पाएगा, क्योंकि ऐसी हवा है, हमें जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही बिजली है शुद्ध, है ना, बिजली का काम ही नहीं है। और ऐसे भी अब ये सब कोई बहुत बड़ा इशू थोड़ी रह गया है, अब सब तो होता ही है। और अल्टीमेटली इसके पावरफुल कौन देता है, एनटीपीसी का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सब चीज़ किया हुआ है। ये कोई बड़ा कोई मैटर थोड़ी है। फिर वो पूरा क्या है, स्पेक्ट्रम ही बदल जाता है ना, लोगों का अप्रोच ही बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई झुग्गी में रह रहा है किसी तरह से, उसके लिए ये बड़ा मैटर है। तो ये क्या है, एक तरह से अब स्यूडो सोशलिज्म टाइप का है। अर्बन एरिया में समाजवादी बात चलता है, और जब आप लोग बहुत बड़े हो जाएंगे, आपके बच्चे जब सिविल सेवा की तैयारी करेंगे, तो जैसे आप पढ़ते हो ना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम, वो क्या पढ़ रहे होंगे, शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम। और ऐसी ही गंदी बस्तियों और ऐसी चीज़ों के लिए होंगे, जो कि गांव में गरीबी या ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी नहीं, समय बदल रहा है, फैशन के जैसा ये मामला थोड़ा सा चेंज होगा। तो ये एक तो उनके आइडियोलॉजीज हैं। ठीक है, थ्योरिस्ट पढ़ेंगे जब, तो अलग अलग हम लोग देखेंगे थ्योरिस्ट, हालांकि ये सब पढ़ने नहीं है थ्योरिस्ट, आइडियोलॉजी जानना जरूरी है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनाते हैं, ये भी पढ़ना है। ठीक है, और ये सब चीज़ आईआर में भी है, मतलब आईआर में भी तुलनात्मक कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स में, अब वहाँ पे मार्क्सवाद नहीं होगा, अब वो कोई अलग नहीं है। ये देखो, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखने में बड़ा लगता है, एक एरिया कंप्लीट होगा ना तो कई जगह का काम खत्म, कई जगह का चीज हो जाता है। तो इतना बिखरा हुआ है, उसको समराइज कर देते हैं अगर, तो बड़ा सिलेबस नहीं है, है ना। ये एक तरह का भ्रम है अपने आप में। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी है ये, जितने आइडियोलॉजी पढ़ रहे हो वहाँ पे अब समाजवाद अलग थोड़ी है, वहाँ पे मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य अलग थोड़ी ही होगा। अच्छा, थिंकर पढ़ना भी बहुत ईजी हो जाता है इसके बाद, बहुत सारा चीज़, क्योंकि हम बहुत चीज़ों से अवेयर रहते हैं पहले ही। ठीक है, तब हम जाके पढ़ते हैं तो बहुत सामान्य सी बातें सब मिलती हैं, लेकिन वो थिंकर के पर्सपेक्टिव में ही बातें करते हैं। उसकी आलोचना किसी दूसरे थिंकर ने की तो हम उस थिंकर से इसकी आलोचना के परिप्रेक्ष्य को निकालते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाएगा उस तरीके से आंसर हम कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ जो है ये आपके एसे में भी बहुत काम आएगा। विचारधाराएं, आप कहीं निबंध लिखते हो, कोई बात कहते हो, इंटरव्यू में कोई तर्क देते हो, तो उसको ये कह के कि सर इस विचारधारा के आधार पे ये बात है, जजमेंटल हुए बिना कि हम कह रहे हैं ये एक बात उठा तो हाँ ये वामपंथी ऐसा कहते हैं, ये नव मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के तहत ऐसा कहा गया है, उसके तहत वैसा है। ठीक है, तो आप क्या पूछ चाहते हैं भाई, अगर इंटरव्यू में पूछ ही लेगा तो जो सबसे रेलेवेंट आइडिया होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, रेलेवेंट होगा, जिसमें कोई भेदभाव जैसी चीजें ना हो, बिना कोई फेवरेटिज्म किए हुए अपनी बात को रखना होता है। ठीक है, तो ऐसा ही है। इसकी नीचे आ जाइए लेफ्ट साइड में, क्रिटिसिज्म लिखिए तो आलोचना। पूर्वी मार्क्सवाद एक आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, इसमें डैश देकर लिखे। मिलोवान डिलास ओटासिक
और रुडोल्फ बेहरो जैसे विचारकों ने मिलोवान डिलास ओटासिक और रुडोल्फ बेहरो जैसे विचारकों ने पूर्वी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की कमियों को भी बताया, जिसमें यूएसएसआर, चीन, युगोस्लाविया इत्यादि यूएसएसआर, चीन, युगोस्लाविया इत्यादि जैसे राज्य और उसकी नौकरशाही में कई अंतर्निहित कमियों को भी प्रस्तुत किया गया। जो निम्नांकित है। पहला पॉइंट, पूर्वी देशों में जहां कृषकीय समाज को जबरन औद्योगिक समाज में तब्दील करने का प्रयास किया गया, वहां राज्य उत्पीड़क साबित हुआ है, कोअर्सिव उत्पीड़क साबित हुआ है। केंद्रीकरण और सत्तावादिता को बढ़ावा मिला है। हाँ, केंद्रीकरण और सत्तावादिता को बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट, दूसरा, इसने अति राज्यवाद को बढ़ाया है, इसने ओवर स्टेटिज्म को बढ़ाया है, जिसके परिणाम स्वरूप एकाधिकारवाद, मोनोपोलिज्म, नौकरशाही में भ्रष्टाचार, नेक्स्ट, ग्राहकों के हितों पर बल न देना, इत्यादि चुनौतियां देखने को
मिलती हैं। चुनौतियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इसने नौकरशाही को दमनकारी बना दिया और उपर्युक्त चिंतकों ने यह प्रस्तुत किया है कि सोवियत और यूगोस्लावियन नौकरशाही, उपर्युक्त चिंतकों ने यह प्रस्तुत किया है कि सोवियत और यूगोस्लावियन नौकरशाही सोवियत और यूगोस्लावियन नौकरशाही ने सर्वहारा के हितों के लिए निजी संपत्ति को सर्वहारा के हितों के लिए निजी संपत्ति को लोक संपत्ति में तब्दील नहीं किया, बल्कि लोक संपत्ति में तब्दील नहीं किया बल्कि नहीं किया बल्कि नहीं किया बल्कि अपने सत्ता को बढ़ाने के लिए, अपने आनंद एंजॉय, अपने आनंद प्लेजर को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जिससे नौकरशाही भी सत्तावादी बन गई। सत्तावादी बन गई। नेक्स्ट, केंद्रीकृत नियोजन और लेनिन के लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, केंद्रीकृत नियोजन, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। देखो, कभी भी ईस्टर्न मार्क्सिज्म आए ना तो सेंट्रलाइज प्लानिंग बैकग्राउंड म्यूजिक में गूंजने लगना चाहिए, सोशल इंजीनियरिंग गूंजने लगना चाहिए, है ना, पॉलिटिकल पार्टी और ब्यूरोक्रेसी का मर्जर गूंजने लगना चाहिए। ऐसे कुछ पॉइंट्स जो हैं जरूर दिखाना है, ठीक है, और कुछ बातों को कुछ थोड़ा याद भी करना है। स्टूडेंट्स का अनुशासन भी पालन करना है, नहीं तो सब खिचड़ी हो जाएगा, फिर पहुंच जाओगे एक ही में। कुल मिला के इतना पढ़े और फिर काल ही मार्क्स ले दे के 2-3 बात, प्रोलेटेरियत, बुर्जुआ, और यहाँ से क्रांति होगी, ऐसा वैसा होगा और साम्यवाद हो जाएगा। इसके आगे कुछ होता ही नहीं। लेकिन अलग अलग कंटेंट है तो उसके अनुशासन का भी पालन करना पड़ेगा और वो वर्थफुल है। इससे इंडिया के जो पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं उसको समझ सकते हैं। हम भी सेंट्रलाइज प्लानिंग पे चले, फेल हो गए, वहाँ प्लान कमिश्नरेट फेल हुआ, यहाँ पे नियोजन आयोग देखिए, आज एक पार्टी आई चेंज कर दी, आज उसके डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेके आई है, मुख्यमंत्रियों का प्रभाव बढ़ा, तो एक टीम इंडिया का रूप दिया गया। अभी उसको पूरे इस तरीके से नहीं कहा जा सकता कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रूप ले चुकी है 100%, लेकिन उस रास्ते पे बढ़ी है। पहले भी जब नियोजन आयोग था, नेहरू जी पे आरोप लगा कि तो केंद्रीकरण को बढ़ावा देगा, तो उन्होंने एनडीसी बनाया, उसमें मुख्यमंत्री था लेकिन किसी काम का नहीं था। सारे मुख्यमंत्री भी लड़ जाएंगे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेंबरशिप किसको दिया हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट के मेंबर को। 36 से कम होता ही नहीं है। आज 91st अमेंडमेंट के बाद 36-37 कैबिनेट मिनिस्टर होता है, तो 36 राज्य थोड़ी है भारत में। सभी मुख्यमंत्री भी विरोध करेगा तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री किसका पक्ष लेगा?
केंद्र का, तो केंद्रीय का तो प्रभाव था। नियोजन आयोग का मेंबर भी एनडीसी का मेंबर होता था। तो कुल मिलाकर के केंद्रीकरण ही बना हुआ था, फ्लॉप होना ही था। ठीक है, ऊपर से ट्रिकल डाउन थ्योरी गिराएंगे तो काम होगा नहीं, नीचे से ऊपर बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। हमेशा डेमोक्रेटिक अप्रोच जो है वो ठीक होता है। तो हमारे यहाँ वो किया नहीं गया, सेंट्रल तरीके से एक ही तरीके से ये काम हुआ। उद्योग आप देखिए, जितनी हमारी कंपनियां हैं, पीएसयूज, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, उसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा नेहरू जी ने। तो नेहरूवियन थॉट्स जितने हैं वो ईस्टर्न मार्क्सिज्म का प्रभाव से आया। वो सब कुछ फ्लॉप हो गया, वैसे ही जैसे वहां पे फ्लॉप, वो यूराल्स के पश्चिम से उखाड़ करके पूर्वी में ले गए, हम दूर दराज के पिछड़े इलाकों में ले गए, वो भी सब डूब गए, भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए, ओवर स्टाफिंग हो गया, रुग्ण कंपनियां दुनिया भर की हो गई। राजीव गांधी जब आए तब उसको सुधारने के लिए बीआईएफआर बनाए, और फाइनली जब नव उदारवाद आया, मार्केट फोर्सेस आई, तो अब ऐसी कंपनियों को बेच बेच करके प्राइवेटाइजेशन के आधार पे हम इसको ठीक बना रहे हैं, सुधार रहे हैं। कांड किया हुआ किसका है? पूर्वी मार्क्सवाद का ही। उतना प्रभाव नहीं होता उसका। उस समय यूएसएसआर में शुरू में चमक दमक नहीं इसकी दिखती, लोगों में आनंद नहीं होता, और हमारे यहाँ के मुखिया इतना प्रभावित नहीं होते, तो इतना ज़्यादा ये सब हुआ नहीं रहता। तो गांधीयन मॉडल पे चले होते तो अच्छे भारत को पाते, ठीक है। या हमने नेहरूवियन मॉडल पे हम लोगों ने चले, विकास का मॉडल जो लिए, तो उसमें कमियां क्या हैं उसको हम इस विचारधारा के आधार पे समझ सकते हैं और उसको जान सकते हैं, ठीक है। कभी भी अप्लाइड क्वेश्चन बनेगा ना, एप्लीकेशन बेस्ड, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अक्सर ऐसे प्रश्न जो है ना, ऐसे कंटेंट आपको निबंध में बहुत काम आ जाते हैं, ऐसे में बहुत काम आते हैं। आजकल जो जीएस का पेपर आ रहा है उसमें विकास का गांधीवादी प्रतिमान और विकास का नेहरूवियन प्रतिमान तुलना करने आ जाएगा। तो आपके पास विचारधाराएं हैं, इसके आधार पे आप तुलना कर सकते हो, कमियां बता सकते हो, क्या हो सकता था या क्या होगा, हाँ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, ऐसी बातें हम कर सकते हैं, ठीक है। केंद्रीकृत नियोजन और लेनिन का लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, लेनिन का डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन, असफल सिद्ध हुआ। असफल सिद्ध हुआ। भारत में भी यूएसएसआर के प्रभाव में, भारत में भी यूएसएसआर के प्रभाव में 15 मार्च 1950 को नियोजन आयोग की स्थापना करते हुए, नियोजन आयोग की स्थापना करते हुए केंद्रीकृत नियोजन को बढ़ावा दिया गया। केंद्रीकृत नियोजन को बढ़ावा दिया गया। यूएसएसआर की भांति सुदूर पिछड़े क्षेत्रों में, यूएसएसआर की भांति सुदूर पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया गया। स्थापित किया गया और पंडित नेहरू ने ऐसे लोक उपक्रमों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में, पंडित नेहरू ने ऐसे लोक उपक्रमों, मतलब कंपनियों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, लोक उपक्रमों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में देखा। किंतु लोक उपक्रमों में भी रुग्णता
लोक उपक्रमों में भी रुग्णता या बीमारी 60 और 70 के दशक में देखा गया। लोक उपक्रमों में भी रुग्णता या बीमारी 60 और 70 के दशक में देखा गया एवं ट्रिकल डाउन थ्योरी जिसमें केंद्रीकृत नियोजन के रास्ते विकास ऊपर से नीचे की तरफ छन छन कर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगा। ऐसी सभी संभावनाएं समाप्त हो गई। कालक्रम में गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ गई। अतः 50 से 70 के दशक का भारत में जो विकास मॉडल प्रचलित रहा वह पूर्वी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से प्रभावित था। और उसे पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं हुई। आज 1 जनवरी 2015 से नियोजन आयोग में संरचनात्मक बदलाव करते हुए 1 जनवरी 2015 से नियोजन आयोग में संरचनात्मक बदलाव स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हुए उसे केंद्रीकृत संस्थान के बजाय फेडरल संघात्मक प्रकृति का बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पैराग्राफ छोड़कर आता है पूर्वी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य
अपना आवेग खो चुका है, आवेग खो चुका है। यूएसएसआर का भंग होना, यूएसएसआर का भंग होना, पूर्वी यूरोपीय देशों का पुनः पूंजीवादी या नव उदारवादी विचारधारा में विश्वास बढ़ना, विश्वास बढ़ना, चीन के संविधान में, चीन के संविधान में चीन के संविधान में चीन के संविधान में संशोधन करके बाजार आधारित समाजवादी व्यवस्था, बाजार आधारित समाजवादी व्यवस्था को लागू करना, पूर्वी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की असफलता को दर्शाता है, असफलता को दर्शाता है। ठीक है, तो ये भाई कथा है इधर की। और फाइनली देखिए, जो पहले पढ़े थे लिबरलिज्म वही है, सबसे डोमिनेंट आइडिया है, अपने आप को बदलते रहता है, विचारधाराएं बहुत हैं, किसका क्या ताकत है वो हम देख रहे हैं। फांसीवाद समाप्त है ना, अब ये भी ईस्टर्न मार्क्सिज्म, इसका भी कोई बहुत वो नहीं है, ओरिजिनल मार्क्सिज्म ही यूटोपियन है। अब आ जाइए डेवलपिंग नेशन में, इसको थोड़ा समझना है पहले, क्या कहता है, इसका मूल भाव क्या है। मूल भाव जो है इंटरनेशनल फंडिंग से शुरू हुआ है। ठीक है, अब आप समझिए थोड़ा, फंडिंग की जो शुरुआत हुई हमारे यहाँ वो कहाँ से हुई है। जैसे हम लोग उपनिवेशवाद की दास्ता से ना 1940s में 50s में बाहर आए, विकासशील देश है ना, या इक्वेटर के नीचे वाले बहुत सारे देश। तो दो बॉस थे, ठीक है, एक है प्रथम विश्व। प्रथम विश्व का क्या मतलब हुआ जी, पूंजीवादी अभिमुखीकरण वाले राष्ट्र, और इनका बॉस कौन है, इसी में यूके, फ्रांस, जर्मनी सब हो गया, इन्हीं की कॉलोनी थी। और एक है दूसरा विश्व, कार्ल मार्क्स ने दूसरा विश्व बना दिया। क्या है जी ये, समाजवादी अभिमुखीकरण के राष्ट्र, ये ऐसे हो गए। और इनका बॉस ये भाई दो तरह का पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और इसमें हम हैं तृतीय विश्व। तृतीय विश्व बोले तो क्या हुआ, विकासशील। गरीब वो तो बुरा ना लगे इसलिए बोला जाता है ना, इतना बीपीएल खाने पीने का नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है ये, तो कल्याणशील, विकासशील, ये सब बुरा ना लगे इसीलिए कहा जाता है क्या, पुअर। तो क्या हुआ, फंडिंग शुरू हुआ जैसे ही हम लोग आजाद हुए। तो जैसे ही हम लोग उपनिवेशवाद की दास्ता से मुक्ति पाए, इतना ज्यादा लोगों ने हम पे कृपा करना क्यों शुरू कर दिया, पहले तो यही समझना है। इसी पर अटैक करता है ये जितने थ्योरिस्ट हैं यहीं से पहले शुरुआत करते हैं, इनका बेस यहीं से बना है। तो ये जो फंडिंग शुरू हुआ, देखिए ये क्यों हुआ, हम इनके प्रभाव में चले आ रहे थे। देखिए नियोजन आयोग का बनना, ये तेजी से ग्रो कर रहा था,
कब? 30 के दशक में, 40s के दशक में। सेकेंड वर्ल्ड ना ये बहुत आगे था, 30s 40s में, 30s में है ना, 40s में ये परेशान कर रखा था अमेरिका को, 50s में। 1958 के बाद, स्पुतनिक क्राइसिस के बाद से, जब से थोड़ा सा डिफेंस में, स्पेस टेक्नोलॉजी में अमेरिका धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, 60-70 में जाके उसको कॉन्फिडेंस आया, उसको हराया तब टेक्नोलॉजी से और बाकी से किए, वरना इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ अच्छा था और समाजवाद का नाटक भी चल रहा था और हम गरीब थे, तो गरीब गरीब को जानेगा, ज़्यादा संख्या में जो होगा उसका आकर्षण उसी से बढ़ता है। ठीक है, तो हम क्या हैं, इनके प्रभाव में आ रहे थे, ये इनको पसंद नहीं था, इनको कंपटीशन था, किससे? प्रतिस्पर्धा थी, यहां से प्रतिस्पर्धा किससे थी? इनसे, इन दोनों की प्रतिस्पर्धा थी। तो हम इनके प्रभाव में ना आए, इसके लिए यहां से फंडिंग शुरू हुआ। पैसे से कहानी शुरू होगी। देखो भाई, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है हमेशा सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, वित्तीयन की प्रक्रिया, यहां से फंडिंग शुरू हो गई और हमें पैसे मिलने लगे। जैसा अमीर आदमी गरीब आदमी को पैसा दे देगा, क्या करो भाई, रोड बना लो, मतलब घर बना लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, ताकि बाद में आए तो कह पाए देखो घर टाइल्स अच्छा लग रहा है, नहीं किसने दिया है ना। तो जैसे पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, हाईवे, ब्ला ब्ला, ये सब काम कर लो, यहां से पैसा मिलना शुरू हुआ। ठीक है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने 30 के दशक में जब मंदी आई थी उसके बाद, ठीक है, न्यू डील प्रोग्राम चला करके फंडिंग शुरू किया वेलफेयर के लिए। अपने ही पैसा नहीं दिया, पूरे समुदाय से दिलवाया। यूके, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, सभी से दिलवाया। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने यूरोप को पैसा दिया मार्शल योजना के तहत कि तुम लोग भी अपने अपने कॉलोनी को दो, नहीं तो समाजवादी हो जाएंगे, तुम्हारा कंपनी का कौन प्रोडक्ट यूज करेगा, मार्केट ही खत्म हो जाएगा, यूएसएसआर इतना हो जाएगा बड़ा, सब कहानी खत्म। इस प्रतिस्पर्धा में पैसा मिला है, तो पहले ध्यान रखना है, पैसा कल्याण के नाम पर नहीं मिला है। विकासशील देशों में लोक कल्याणकारी राज्य के नाम पर या कल्याणवाद के नाम पर पैसा नहीं मिला। समाजवादी विचारधारा बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ जाए, इसके दबाव में थर्ड वर्ल्ड ना आ जाए, इसके वजह से रिलेशनशिप बनाना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ध्यान रखिएगा, एथिक्स में ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चैप्टर है एथिक्स में, निकालो सिलेबस निकालो, तुम लोग देखते नहीं हो, निकालो जीएस का सिलेबस खोलो, उसमें जाओ, एक चैप्टर होगा लोक सेवा मूल्य एवं लोक प्रशासन में नैतिकता, पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जाइए 4th पेपर में, वहां जाइए। वहां एक चैप्टर होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन में नैतिकता के मुद्दे। मिला? प्रश्न कैसे आएगा समझिए, और आपके आंसर बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है। इतना समय नहीं मिलता है वहां पे कराने के लिए, जीएस में भी ये बताएंगे, तुरंत हो गया। आप समझ गए? आपको डिटेल से काम जाना, आप आईआर भी पढ़ेंगे, आपके पास थ्योरीज है, आइडियोलॉजी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग लेवल की हो गई। तो प्रश्न आएगा कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत जैसे विकासशील देश को जिन पश्चिमी देशों से प्रत्यक्ष वित्तीय निवेश प्रारंभ हुए वह लोक कल्याण के नाम पर नहीं थे, बल्कि समाजवादी और पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा के परिणाम थे? विवेचना करें, आपसे अच्छा कौन लिखेगा? जो पूंजीवादी भी जानता है, समाजवादी भी जानता है, वजह जानता है, काम जानता है ना। यहाँ से पैसा मिला, यहाँ के प्रभाव में तो हम आ रहे थे, वो अपना प्रभाव जमा रहे थे ताकि ये विचारधारा दबे, क्योंकि इसके प्रभाव में आए तो प्रोडक्ट यूज ही नहीं करेंगे ना, मार्केट ही खत्म हो जाएगा, पूंजीवादी तबाह हो जाएगा, उदारवादी समाप्त हो जाएगा। आप समझ गए? तो विचारधारा की ये बात रही, इससे रिलेशनशिप बनना शुरू हुआ। तो इसमें कोई एथिक्स नहीं है, कल्याण के नाम पे शुरू नहीं किया। अब यहाँ से फंडिंग शुरू हुआ ना, फंड रोक दिया। आप देखिए आगे चल के यही दिखाता है। 60 में फंड किया,
70 जाते जाते अमेरिका को विश्वास हो गया कि अब हम जीत जाएंगे, ये कुछ भी करेगा ना, ये नहीं आगे जा पाएगा, तो वहां पे रोक लगाना शुरू हो गया। बहाना बहुत सारा है उसका, जैसे कि उत्तरी वियतनाम युद्ध में पाकिस्तान के सैनिकों का मारा जाना 1964 ऑनवर्ड्स, है ना, साउथ कोरिया में मारा जाना, तो अमेरिका में हल्ला भी हुआ कि ये तो बड़े प्रिमिटिव टाइप के देश हैं, लायक के आगे ना लगाए हुए हैं, इनको पैसे दिया जाएगा, जो हमारे सैनिकों को मारते हैं इनको फंड करते हो। वहां ऐसी राजनीति शुरू हुई और दक्षिणपंथी पार्टियां इसको उठाई बड़े तरीके से, हम इसको रोकेंगे, हम आएंगे ना तो इतना दमन करेंगे, इनको दम दम किनारे ले जाएंगे। तो विकासशील देशों को हटाने का शुरू हो गया। अगर आगे नहीं बढ़ा होता ना अमेरिका टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, कोई फंडिंग रोकता नहीं, लेकिन इससे प्रतिस्पर्धा में आगे जा चुका था। तो ऐसे भी कोई टेंशन नहीं है, मान लो कि आप इसके प्रभाव में आ रहे हो और ये बहुत ही घटिया है। देखो 2 लोग हैं, एक अंकल चीफ सेक्रेटरी है, सिगरेट उगरेट बहुत लेते, 5-6 गाड़ियों का कन्वाय है, मतलब मैंने थोड़ा निगेटिव सेंस में भी कुछ कहा, और एक अंकल हैं जो एकदम इस मंदिर से उस मंदिर, इस मंदिर से उस मंदिर जाते हैं। एक नया बच्चा जन्म लेगा घर में, किससे प्रभावित होगा? 6-7 गाड़ियों का कन्वाय, महाजनों येन गतः सपंथा। अगर इसके पास पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, हाईवे, ब्ला ब्ला, एटॉमिक एनर्जी इसके पास अच्छा है, तो इससे कौन प्रभावित होगा? फंडिंग रोक दिया है ना, फंड्स यहां से रुकने शुरू हुए। सैंक्शन के दिन आए, यानी कहीं कोई नैतिकता नहीं थी, ये विचारधारा की लड़ाई थी, विचारधारा में ये जीतना शुरू हो गया और फंडिंग बंद होना शुरू हो गया, संबंध हमारे गड़बड़ हुए। ठीक है, अब एक दूसरा फेज है जब हम फिर से रिलेशन ठीक करने जा रहे हैं, फिर भी प्रोटेक्शनिज्म वगैरह तो है ही ना, चैलेंजेस आज की तारीख में, ये बात है। अब यहां पर जो 80 का दशक आया, 80s, तो यहां पे क्या, वर्ल्ड बैंक का इन्फ्लुएंस बढ़ गया। वर्ल्ड बैंक, अब वर्ल्ड बैंक से फंडिंग शुरू हुई है, ठीक है, ये भी वित्तीयन अब करता है, लेकिन ये विचारक कहते हैं कि ये भी जो वित्तीयन हो रहा है ना इनसे, ये भी अनैतिक है, इसमें भी नैतिक चिंता बहुत है, नैतिक चिंता बहुत है, इसे गुलाम बना रहे हैं, ये नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा देंगे। उपनिवेश, न्यू कॉलोनियलिज्म बढ़ रही है, न्यू कॉलोनियल प्रैक्टिसेस बढ़ रही है। समझिए कैसे, अभी जैसे जब भी हमें पैसा चाहिए होता है, अच्छा पहले वर्ल्ड बैंक को जान लीजिए क्या है भाई। एक ऐसा दुकान खुल रहा था 1944 में, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन सैन फ्रांसिस्को में, जिसमें मेंबरशिप लगता था, तो हम लोग गुलाम थे, हमारे पास मेंबरशिप नहीं था, मिनिमम पैसा, तो हम नेपाल, भूटान, ब्ला ब्ला सब साउथ एशिया मिल के ऐसे 54 दे देंगे तो हमारा हो जाएगा ना, सब मिला के एक, तो कहा गया कि हाँ हो जाएगा। इसके चार्टर में लिखा गया कि इसमें ज्यादा पैसा जो देगा, डिसीजन मेकिंग पावर उसी के पास है। मान लीजिए 10 रुपए का बैंक है तो 9 रुपए अमेरिका का है, हमारा 54 भी नहीं है, बहुत ज्यादा बोल दिए इसके हिसाब से। तो अब डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है? तो अब ये जो भी फैसला करेगा उसमें प्रो अमेरिकी अप्रोच तो होगा ही, वेस्टर्न मॉडल चलेगा ही चलेगा, अंडरस्टैंड, ये होगा ही। अब जो ये फंडिंग हो रही है ना, तो इसमें शर्तें लगाई जाती हैं, शर्तें जिसको कहते हैं एड कंडीशनैलिटी, और वो गुड गवर्नेंस के नाम पे होती है कि अच्छा अभिशासन के लिए। जैसे आपको पैसा चाहिए तो जितना पैसा चाहिए होगा उतने शर्त बढ़ता जाएगा, उसको ट्रेंच में कहते हैं, पहला ट्रेंच, सेकंड ट्रेंच, थर्ड ट्रेंच, जितना पैसा लोगे लो। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पैसा लिया, प्रधानमंत्री की स्वप्निल परियोजना, वो हाईवे बनाते थे, बड़े बड़े हाईवे, तो उन्होंने शर्त लगाया कि अपना फिस्कल डेफिसिट कम करो, कानून बनाओ, बनाया FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। तुम्हारे यहाँ मंत्री बहुत होता है, घटाओ, 91st अमेंडमेंट एक्ट। भारत के किस नागरिक ने कहा था ये करने के लिए? अब सोचिए, कानून बनाने का अधिकार भारत के नागरिकों के हाथ में होना चाहिए, तो आपकी संप्रभुता छीन करके वर्ल्ड बैंक के रास्ते कहाँ जा रही है? पश्चिमी देशों की तरफ। तो ये उपनिवेशी तो है, नया तरह का गुलामी की तरफ ही तो बढ़ रहे हो। अच्छा हम तो थोड़े मान लो समझदार भी, नेपाल भूटान को ले लो। भूटान में क्या है, अभी एक नया राजा आया कि भाई हम भी बनाए, मॉल बना दें, है ना, ट्यूब ट्रेन बना दें पहाड़ी पे ऐसा। तो वर्ल्ड बैंक से पैसा, कहा गया कि पहले भारत से सीखो।
अपने यहाँ से टीम भेजो, भारत का बड़ा लंबा चौड़ा संविधान है, छोटा संविधान बना, नोट्स बनाओ। आए लोग अध्ययन किए, जहाँ जहाँ भारत का संविधान लिखा है भूटान लिख दीजिएगा तो उसका संविधान हो गया। और वहां पे लोकतंत्र आया। लोकतंत्र बुरा नहीं है, लेकिन कभी कोई पढ़ा है कि आप कभी पढ़े हो कि आज भूटान के लोगों ने यहाँ पे आंदोलन किया, शाही सेना के साथ लड़ा? वो तो प्यार करते हैं, वो तो चाहते ही नहीं थे, ये तो राजा चाहता था। तो पैसे के लिए आपने एक सिस्टम को चेंज कर दिया, स्टेट की प्रकृति में बदलाव कर दिया। हालांकि ये बदलाव अच्छा है कि भाई राजशाही से लोकशाही हो गई, लेकिन वहां के लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ना, संप्रभुता नहीं है। देखिए इसमें अब क्या है, कल बोलेगा कि और पैसा चाहिए तो प्रधानमंत्री ये नहीं बनेगा, वो बनेगा, ये हटा दो, ऐसा करो तो और पैसा मिलेगा, लेते जाओ। तो पैसे के नाम पर, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन के नाम पर आपकी संप्रभुता को लेकर के निकल जाएगा। अरेबियाई पेनिनसुला में चलिए, ऑयल फॉर फूड, तेल के बदले अनाज कार्यक्रम। वहां पे जितनी प्राइवेट कंपनी है वेस्टर्न जोन की, फ्रांस की, अमेरिका की, उनके पानी पे कंट्रोल है, फूड प्रोसेसिंग पे कंट्रोल है। और उनको कहते हैं कि आप तो शेख हैं, इतने बड़े साहब हैं, ऐस करिए, आपका अनाज उनाज का काम नहीं है, तेल का टंकी खोल दीजिए, बस लीजिए। और जिस दिन तेल खत्म हो जाएगा, किस चीज का कार्यक्रम चलेगा? तो संप्रभुता का रूप बदल गया है। जिस राष्ट्र का अपना पानी नहीं है, अपना भोजन नहीं है, तो बुर्ज खलीफा खाओगे, कंप्यूटर खाओगे जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन? तो कंट्रोल किसका है? वेस्टर्न कंपनियों का। ये अपने आप में नव उपनिवेशवाद के तरफ जा रहा है। तो ऐसे जो रिलेशनशिप बनाए जा रहे हैं पश्चिमी देशों के, या जो फंडिंग हो रही है, वित्तीयन हो रहा है, रिस्की है, डिपेंडेंट बनते जा रहे हो, डूब जाओगे, कहानी खत्म हो जाएगा। एथिक्स में आए तो एथिक्स में लिख देना, यहाँ पे आए कि भाई भारत जैसे विकासशील देशों में आज के समय में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आलोचनात्मक परीक्षण करें, या किसी वर्ल्ड बैंक के कार्यक्रम पे ही सवाल बना दे, गुड गवर्नेंस की आलोचना पे उठा दे, कुछ भी डायमेंशन उठा सकता है ना, वो आप अच्छे से कर पाओगे। आपका ये कोर कंटेंट अपने आप में हो जाता है। लिखिए। नहीं, बाध्यता से देखो, बाध्यता लगाना बुरा नहीं है, हिडन एजेंडा अच्छा नहीं है ना। जैसे जो फंडिंग भी करवाते हैं ना, वो खुद नहीं देते हैं, डायरेक्ट कॉर्पोरेट से पैसे दिलवाते हैं। वर्ल्ड बैंक का पैसा वर्ल्ड बैंक का नहीं है, कॉर्पोरेट से दिलवा देते हैं। गूगल, एप्पल, हैथवे इन्वेस्टमेंट का, उससे क्या हुआ फायदा? उस कंपनी का ब्रांडिंग आपके यहाँ अच्छा हो गया, आपके दबाव में डाल दिया, टैक्स में बेनिफिट ले लेता है बहुत सारा, नंबर 1, प्लस बोलेगा लैंड एक्विजिशन करिए, अपना ब्रांड बेचेगा। इसमें कई सारी बातें हैं, आपके कल्चर को डिस्ट्रॉय करेगा, आपके प्रोडक्ट को साइड करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा, धीरे धीरे आपको मार्केट बना देगा। ठीक है, और हम नेगोशिएट करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि गरीब आदमी को अगर लोन चाहिए और क्रिमिनल लोन देने के लिए तैयार है, तो गरीब आदमी तुलना नहीं कर पाता है कि ये क्रिमिनल है, इससे पैसा नहीं लेना चाहिए, कल को जांच में फंसेगा तो मैं भी जाऊंगा। वो इस नहीं है, ये अपने आप में एक तरह से गुलामी की तरफ लेके जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि शर्त, देखो वो एक एग्जाम्पल है कि वो जो कंडीशंस लगाते वो तो कहते नहीं कि शर्त है, वो तो कहते हैं कि गुड गवर्नेंस है, अभी भी उसको हटा दो। लेकिन जो भी हो रहा है ना, जैसे भी हो रहा है, ये ठीक नहीं है। तो करना क्या चाहिए? अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाइए, अपने संसाधनों को बढ़ाइए। जैसे हम लोग की डेमोग्राफी बहुत अच्छी है, मैथ का टीचर दुनिया को चाहिए, भेजिए। टीचर, कारपेंटरिंग, लेदरिंग, ये सब काम हम अच्छा कर सकते हैं, स्किल को अपना बढ़ा करके अपना कमा सकते हैं। ठीक है, अच्छे कम्युनिकेशनल पैटर्न से एलपीओ बीपीओ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएं, रादर देन कि उन पे डिपेंडेंट बने किसी चीज को करने के लिए, वो अच्छा है, ऐसा अप्रोच लेना है। इसमें लिखिए एक टाइटल, विकासशील राष्ट्र में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। कार्ल मार्क्स कुछ ऐसा चीज कर गया है ना कि उसका असर देखते हैं कितना है, लेकिन सही लग नहीं रहा है, तीर हर जगह, लेकिन थोड़ा बहुत तक पहुंच रहा है ना। एकदम से लक्ष्य तक, साम्यवाद तक तो नहीं पहुंच रहा है, लेकिन बात तो कुछ ऐसा किया है जो उसका रेलेवेंस तो है ही है।
समाजवादी का प्रभाव बढ़ता तो हमारे क्या होता, हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं, कंज्यूमरिज्म नहीं आता ना, कंज्यूमरिज्म नहीं आता तो हम नहीं लेते। ठीक है, जरूरत ही क्या है। स्टेट अगर ऐसा एग्रेसिव हो जाए कि यहाँ पे नवरत्न तेल ही मिलेगा, बस लाइफ बॉय साबुन ही मिलेगा, पियर्स मिलेगा ही नहीं, डव मिलेगा ही नहीं, क्या करोगे, कैसे बढ़ाओगे? देश छोड़ो, भले ही अथॉरिटेटिव हो जाए। तो अपने आप में जो बाहर के लोगों का, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनको मार्केट चाहिए ना, लोग यहाँ पे हैं, सामान वो बेचेंगे। अरे भारत और चाइना, ये दो में से निकाल दो तो हालत खराब हो जाएगा। ये बात है, बहुत बड़ा है ना। चलिए भाई लिखिए। विकासशील देशों में आज की तारीख में कुछ नए दक्षिण एशियाई विचारकों के द्वारा मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की व्याख्या नए तरीके से की गई है, जिसमें मूलतः विकास एवं कल्याण के नाम पर पाश्चात्य पूंजीवादी देशों से जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन किए जा रहे हैं, या जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन हो रहा है, उससे विकसित देशों के प्रति विकासशील देशों की निर्भरता बढ़ी है। वे एक तरह से आर्थिक गुलामी या नव उपनिवेशवादी जाल में फंसते जा रहे हैं, और यह उन्हें परतंत्र बना सकता है, डिपेंडेंट बना सकता है।
इन्हीं अर्थों में विकासशील देशों की निम्नांकित चिंताओं को विकासशील देशों की निम्नांकित चिंताओं को इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रस्तुत किया गया है। पहला, विकासशील देशों का जब से उदय हुआ है, विकासशील देशों का जब से उदय हुआ है, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत ऐसे राष्ट्रों को